आर्या शहर की भाग दौड़ से थककर अपने गांव लौट रही थी। सड़कों पर हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। हवाओं में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था और उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी कि वह अपने गांव की फेमिलियर गलियों में लौट रही है। लेकिन किसे पता था कि यह सुखद सफर धीरे धीरे उसे एक ऐसे सच की तरफ ले जाएगा जो उसे हिला कर रख देगा। आर्या खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराते हुए, वाह कितना सुहावना मौसम है। ये हरे भरे खेत, पेड़ पौधे, लगता है जैसे मैंने शहर की सारी भागदौड़ पीछे छोड़ दी हो। इतनी ताजगी, इतनी शांति, मुझे सच में लगता है कि मैं घर पहुंच गई। कार धीरे धीरे जंगल जैसी छोटी सड़कों पर मुड़ती है। चारों तरफ पेड़ इतने ऊंचे और घने हैं कि धूप भी मुश्किल से आती है। आर्या थोड़ी हैरानी से खुद से, ये रास्ता ठीक है या मुझे गूगल मैप देखना चाहिए? लगता है शहर की सड़कों की तरह साफ नहीं है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही पहुंच जाऊंगी। आर्या को शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पेड़ पौधे, हवाओं की हल्की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, पर वही आवाजें, वही परछाइयां जो उसने शुरुआत में अनदेखी कर दी थीं, धीरे धीरे उसके मन में सवालों का बीज बोने लगी थीं। शायद कार वहीं पार्क कर दूं और थोड़ी पैदल ही चलूं। रास्ता तो साफ है, कुछ ही मिनट में गांव पहुंच जाऊंगी। आर्या पैदल रास्ते पर चलती है। वह पैदल बढ़ती है। अचानक उसके कानों में हल्की सनसनाहट सुनाई देती है। पत्तों की सरसराहट जो हवा में नहीं थी, अरे ये क्या? कहीं कोई तो नहीं है? लगता है मेरी कल्पना काम कर रही है। शायद बारिश से पहले की नमी के कारण हवा में आवाजें अजीब लग रही हैं। वह आगे बढ़ती है। रास्ता धीरे धीरे संकरा और घना होता जाता है। चारों तरफ धुंधलकी के कारण सब कुछ अजीब लगने लगता है। आर्या को अब थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। उसके सामने की सड़क अब उतनी परिचित नहीं लग रही थी। पेड़, खेत और हवा, सब कुछ सामान्य से कुछ हटकर महसूस हो रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई छाया उसका पीछा कर रही है, पर जब वह मुड़कर देखती तो वहां कुछ नहीं होता। आर्या धीरे धीरे घबराते हुए, अजीब है, यहाँ कोई घर नहीं दिख रहा, केवल पेड़ पौधे और रास्ते। मुझे तो लगता था कि गांव जल्दी ही दिख जाएगा, पर कहीं भी नहीं दिख रही। उसी समय एक झुरमुट में से अचानक कोई हल्की हंसी की आवाज आती है, इतनी धीमी कि आर्या को सुनाई देने में मुश्किल होती है। आर्या कांपते हुए, कौन है वहां? हाय, मुझे डर लग रहा है। शायद ये मेरी कल्पना है, बस कल्पना। हाँ, यही तो है, बस कल्पना। धीरे धीरे वह तेजी से चलने लगती है। तभी बारिश तेज होने लगती है। घने बादलों की वजह से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आर्या का मन अब पूरी तरह बेचैन था। पहले तो सब कुछ सुहावना और सामान्य लग रहा था, अब वही रास्ता उसे डरावना और अनजाना महसूस होने लगा था। शुरुआत की हर खुशी धीरे धीरे डर और असुरक्षा में बदल रही थी और आर्या अब भी नहीं जानती थी कि ये डर केवल शुरुआत है। अगली बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हैं। पत्तों की सरसराहट अब उसे सिहरन पैदा कर रही है। आर्या सोचती है कि कहीं कहीं उसकी नजरों से चीजें गायब हो रही हैं और कुछ परछाइयां जैसे उसके पीछे से उसे देख रही हों। रात, बारिश और सुनसान रास्ता। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां से लौटना आसान नहीं होता। आज की कहानी है आर्या की, जो शहर से अपने गांव लौट रही थी।
पर किसे पता था कि उसका सफर उसे एक ऐसे गांव तक ले जाएगा जिसका नाम है नरकपुर। एक ऐसा गांव जो जिंदा से ज्यादा मुर्दों का लगता है। आर्या अकेली चल रही है। आसमान में बिजली कड़क रही है। मूसलाधार बारिश हो रही है। आर्या घबराई और थकी हुई आवाज में, हे भगवान, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों हो गया? लगता है मैं भटक गई हूँ। चक्कर आ रहा है, सांस भी भारी हो रही है। मुझे तो बादलपुर पहुंचना था। ये कौन सा रास्ता है? वह एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। बारिश और भी तेज हो जाती है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सनसनाती हुई ठंडी हवा चलने लगती है। पत्तों की आवाज अजीब सी लगती है। औरत अकेली और भटकी हुई। तूफानी रात और अचानक जैसे आसमान भी शांत हो जाए। लेकिन जिंदगी में सन्नाटा सबसे बड़ा तूफान लाता है। बारिश थमती है। तभी एक बुजुर्ग औरत अंधेरे से आती है। उसकी आंखें धुंधली हैं, लेकिन मुस्कान अजीब है। बुजुर्ग औरत धीमे और डरावने लहजे में, बेटी, कहाँ जाना है तुझे इस वीरान जंगल में? आर्या राहत और डर के बीच कांपती आवाज में, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मुझे बादलपुर जाना था, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ आ गई हूँ। बुजुर्ग औरत गहरी हंसी के साथ, हाँ, बादलपुर का रास्ता यहाँ से नहीं जाता। तू तो नरकपुर चली आई है। बादलपुर बहुत दूर है। इतनी रात में वहां पहुंचना नामुमकिन है। चल, मेरे गांव में सुबह होते ही तुझे रास्ता दिखा देंगे। आर्या मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ती है। अजनबी पर भरोसा कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। आर्या उस औरत के साथ चल रही थी और हर कदम उसे मौत की ओर ले जा रहा था। रात गहराती है। गांव में पहुंचते ही माहौल अजीब हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, घरों से झांकती टूटी खिड़कियां। तभी एक बच्ची दिखाई देती है। आर्या कांप जाती है। आर्या धीरे धीरे पीछे हटते हुए, मैं रास्ता भटक गई थी। मुझे बादलपुर जाना था। बच्ची अचानक हंसने लगती है। उसकी हंसी धीरे धीरे भयानक गूंज में बदल जाती है। बुजुर्ग औरत उसे एक सुनसान ढाबे पर ले जाती है। बारिश थम चुकी है। दूर दिखता है श्मशान घाट। ढाबे के बाहर एक आदमी और वही औरत खड़े हैं। आर्या डरते हुए, ये ढाबा श्मशान घाट के पास? आप लोग यहाँ रहते हो क्या? आपको डर नहीं लगता? ढाबे वाली औरत ठंडी मुस्कान के साथ, बेटी, जब हर रोज मौत को करीब से देखें तो डरना छोड़ देते हैं। आदत सी हो गई है हमें। आर्या कांपते हुए बैठ जाती है, लेकिन उसकी नजर फिर उसी डरावनी बच्ची पर जाती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही होती हैं। श्मशान घाट, मौत की सरहद, जहां जिंदा और मुर्दा का फर्क मिट जाता है। आर्या अब ऐसी जगह थी जहां से जिंदा लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं था। रात को ढाबे में ठहरते समय आर्या को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कोई कराह रहा है, कोई फुसफुसा रहा है। आर्या बिस्तर से उठते हुए, ये आवाजें कौन है बाहर? वह बाहर जाती है। देखती है ढाबे वाली औरत, उसका पति और वह बच्ची, तीनों के चेहरे विकृत, खून से सने और उनकी आंखें खोखली हैं। आर्या चीखते हुए, हे भगवान, ये सब इंसान नहीं, ये तो मरे हुए हैं। ये सब छलावा है। तीनों अचानक उसकी तरफ बढ़ते हैं। ढाबे वाली भयानक आवाज में आर्या, कहाँ जाएगी तू? नरकपुर से कोई जिंदा नहीं लौटता। तू अब हमारी तरह यहीं रहेगी हमेशा के लिए। आर्या जान बचाकर भागती है। पीछे से तेज चीखें और डरावनी हंसी सुनाई देती है। वह गिरती है, उठती है। बारिश फिर से शुरू हो जाती है।
आर्या भागते हुए चिल्लाती है। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो। वह किसी तरह गांव से निकल जाती है। पीछे नरकपुर की चीखें गूंजती हैं। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से निकालो। अगर बारिश नहीं थमती तो मैं बच नहीं पाती। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। आर्या मौत की घाटी से लौट आई। पर सवाल यह है, क्या वो सचमुच लौट आई या फिर उसकी आत्मा अब भी उसी नरकपुर की गलियों में भटक रही है? क्योंकि उस गांव का सच सिर्फ वही जानती है जिसने मौत की आंखों में झांका हो। गांव में एक परिवार नई जगह किराए पर रहने आया। उनका 11 साल का शांत शर्मीला बेटा विराज। उससे रात में सपने आने लगे। एक मैदान, एक ऊंचा पेड़ और 5 बच्चों की परछाइयां जो उसे बुला रही थी। विराज ने माँ से कहा, रात को एक बच्चा मुझे खेलने बुलाता है, पर वो मेरा दोस्त नहीं है। माँ ने सोचा यह डर के कारण है। लेकिन उस रात विराज के दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। थक थक थक। विराज ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। नीचे एक पुराना कागज पड़ा था, उसी तरह का जैसा आरव, निखिल, सना और तुषार को मिला था। कागज पर लिखा था, ए8 का खेल चिल्ड्रन नीडेड, और नीचे एक नया नाम। विराज का दिल कांप गया, लेकिन कागज हाथ से छूट नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। कागज में इस बार 7 नहीं 8 नियम थे। 8वां नियम नया था, रूल 8। पिछले खेल का मालिक नए खिलाड़ी को खुद चुनता है। विराज ने कांपते हुए पढ़ा। मालिक आरव। उसने डरकर कागज को फाड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने कागज फाड़ा, कमरे की लाइट चली गई। कान के पास एक धीमी आवाज, कागज नहीं फाड़ते, लोग फट जाते हैं। विराज की चीख पूरे घर में गूंज गई। विराज को पता नहीं चला कि वह कैसे पहुंचा। पैर अपने आप चल रहे थे। वही पुराना मैदान, वही बरगद, वही अंधेरा। बस एक चीज अलग थी। इस बार मैदान में सिर्फ परछाइयां थीं। बच्चे नहीं, 4 परछाइयां। सना, तुषार, निखिल, आर्या की। 5वीं परछाई आरव की, सबसे ऊंची, सबसे डरावनी। विराज डरते हुए बोला, मैं खेलना नहीं चाहता। अंधेरे से आवाज आई, तुम्हें कौन पूछ रहा है? फिर खेल शुरू। रूल 1 लिखा था, जो दिखे उसकी तरफ मत देखना, जो न दिखे वह तुम्हें देख रहा है। विराज ने नीचे देखा, लेकिन सामने कुछ हिल रहा था। आवाजें आ रही थीं। यहां देखो, यहां। वह डर से रोने लगा। अचानक उसकी पीठ पर किसी ने उंगली रखी। वह चिल्लाया, कौन है? और दूसरी उंगली उसके कंधे पर, तीसरी उसके गले पर। धीरे धीरे उंगलियां उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगीं, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पकड़ रही हो। वह डर कर पीछे मुड़ा। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, एक काली लंबी आकृति उसके चेहरे के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखों में खाली अंधेरा, सांसों में सड़ान। विराज बेहोश होते होते बचा। आवाज आई, तुमने पहला नियम तोड़ दिया। रूल 2,
नए खिलाड़ी को पुराने खिलाड़ियों को पहचानना होगा, पर वे अब बच्चे नहीं हैं। मैदान में 5 आकृतियां खड़ी थीं, लेकिन वे अब इंसान जैसी नहीं थीं। लंबी, मुड़ी तुड़ी, हड्डियों जैसी आकृतियां, जिनके चेहरे मिट चुके थे। लेकिन एक आकृति विराज को बहुत पहचानने लगी, क्योंकि वह बोल रही थी, मैं आरव हूं, याद है, मैंने तुम्हें चुना है। आरव की आवाज अब बिल्कुल इंसानी नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी आवाज को अंदर से फाड़ दिया हो। तुम मुझे क्यों चाहते हो? आरव ने कहा, क्योंकि जो जीतेगा वही अगला मालिक बनेगा। विराज ने अचानक महसूस किया कि मैदान में सिर्फ 5 परछाइयां नहीं, 6ठी भी है। वो 6ठी परछाई उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। धीमे से फुसफुसाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले मुझे आजाद करो। कौन है? मैं वो बच्ची हूँ जिसका नाम कभी किसी ने नहीं लिया। और उसी पल बरगद का पेड़ पूरी ताकत से हिलने लगा। जमीन फटने लगी। आरव चीखा, उसे मत सुनना, वो खेल की असली आत्मा है। मैदान में तूफान जैसा माहौल था और खेल का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। लेकिन तभी अंधेरा छा जाता है। बरगद का पेड़ पागलों की तरह हिल रहा था। जमीन फट रही थी। हवा में बच्चों की चिल्लाहट भरी आवाजें थीं। विराज के पीछे खड़ी 6ठी परछाई धीरे से बोली, मैं इस खेल की पहली खिलाड़ी हूँ और पहली हारने वाली। विराज कांप गया। तो खेल किसने बनाया? परछाई ने कहा, कहीं कोई इंसान इस खेल को नहीं बना सकता। इसे एक आत्मा ने बनाया था, वो आत्मा जो मालिक की तलाश में रहती है। मालिक? क्यों? क्योंकि मालिक ही उसे आजाद कर सकता है। अचानक सारा मैदान शांत हो गया और आरव की डरावनी आवाज आई, कुछ भी कह लो, ये खेल अब खत्म होगा, क्योंकि नया मालिक आज चुना जाएगा। मैदान के बीचों बीच आरव खड़ा था, लेकिन अब वह बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा काला, हाथ नुकीले, जैसे वह आधा इंसान आधा परछाई बन चुका हो। आरव बोला, विराज, या तो तुम मालिक बनोगे या अगले शिकार। विराज डरते हुए बोला, मुझे मालिक नहीं बनना। आरव हंसा, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने मैदान में एक गोल घेरा खींचा और खेल का आखिरी नियम पढ़ा। कागज पर लिखा था, रूल 9। आत्मा सिर्फ एक नाम सुनती है, जिसका नाम आखिरी बार लिया जाएगा। आत्मा उसे अपना मालिक बना लेगी। उसका नाम मत लेना, वरना तुम भी कभी घर नहीं लौटोगे। लेकिन आरव बोला, विराज, मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस आजाद कर दूंगा। विराज का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ चुका था, अगर वह आरव का नाम ले लेता है तो हमेशा के लिए खेल में फंस जाएगा। लेकिन अगर वह उस आत्मा का नाम ले लेता है जिसने खेल बनाया, तो पूरा खेल ही खत्म हो सकता है। बस एक समस्या थी, उसे उस आत्मा का नाम पता ही नहीं था। अचानक 6ठी परछाई ने जमीन से एक पुराना लकड़ी का खिलौना उठाया। वह खिलौना टूटा हुआ था और उस पर एक नाम खुदा हुआ था, एक धुंधला मिटा हुआ नाम। परछाई बोली, यह मेरा है और यह मेरा नाम है। इस खेल की असली मालकिन मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही इसे बनाया था। लेकिन मैंने कभी किसी को मारना नहीं चाहा। तो तुमने बच्चों को क्यों फंसाया? क्योंकि आत्माएं भूल जाती हैं कि वे इंसान थी। मैं भी भूल गई थी, लेकिन तुमने मुझे याद दिला दिया। परछाई ने खिलौना विराज की हथेली में रख दिया और धीरे से बोली, मेरा नाम बोल दो, खेल खत्म हो जाएगा। आरव चीखा, नहीं, अगर उसने उसका नाम ले लिया
तो मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा। मैदान कांप रहा था। अंधेरा जिंदा हो चुका था। चारों ओर परछाइयां घूम रही थीं। विराज ने हथेली में खिलौना कसकर पकड़ा और पहली बार खिलौने पर खुदा नाम साफ दिखा। अद्विका! विराज ने पूरी ताकत से चिल्लाया। अद्विका! एक पल में मैदान में भयानक चीख गूंजी। बरगद का पेड़ बीच से फट गया। परछाइयां एक एक करके राख बनकर उड़ने लगी। सना, तुषार, निखिल, आर्या सब धुएं की तरह गायब। और फिर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। आरव की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। उसका चेहरा फिर से एक छोटे मासूम बच्चे जैसा हो गया और वह मुस्कुराते हुए बोला, अब कोई बच्चा इस खेल में नहीं फंसेगा। आरव पूरी तरह गायब हो गया। मैदान शांत, बरगद शांत, खेल खत्म। अगली सुबह गांव वालों को विराज घर के बाहर बेहोश मिला। वह बच गया था, लेकिन उसके हाथ में उसी कागज का फटा टुकड़ा था जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, न्यू ऑनर सेलेक्ट। नीचे लिखा था, विराज।